स्टार्ट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने जो जो अभी तक चीजें पढ़ी थी, एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होता है, ये सब देखा था। फिर उसके बाद हमने, हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये हमने देखा था। तो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज? नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर हो गया ये चीज? और कुलाम क्या है? चार्ज को मेजर करने की यूनिट। ठीक है, तो एक कुलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कुलम चार्ज में कितने आएंगे? तो वो हमने कैलकुलेशन यहां पर किया था। 6.25 इंटू 10⁻⁻, नहीं, 10⁻18। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला ये वाला जो हमने देखा ना, Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो Q की जगह पे 1 कुलाम डाल दोगे, N एज इट इज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन E के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आएगा। N की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगी। ये हमने कैलकुलेशन किया था। ये सारी चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि हो सकता है लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स भी करें जिनमें ये यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हमने क्या देखा था? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इस पे अभी फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूं। इंसुलेटर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये सब देखा था। इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था, और इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो चार्जेस का जो फ्लो होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, वो क्या क्रिएट करता है? फ्लो ऑफ करंट क्रिएट करता है। और हमने ये देखा था कि अगर मान लो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो आपका करंट जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इससे हमने करंट की डेफिनेशन देखी। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन टी। Q मतलब क्या हो गया? चार्ज। T मतलब क्या हो गया? टाइम। तो 1 कुलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो ये कहा जाता है कि 1 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा है। तो एम्पियर जो है वो क्या है? करंट की एक यूनिट है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये दूसरा फॉर्मूला और यूनिट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आगे हमने और क्या क्या चीजें देखी? कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, सिंबल्स वगैरह देखा था। तो ये बैटरी का सिंबल है, ये की का सिंबल है, स्विच का सिंबल है, ये बल्ब का है, ये अमीटर का है। अमीटर किस लिए यूज होता है? करंट की यूनिट, करंट का मेजर करने के लिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे आए थे। सिंपली अगर मैं बोलूं, किसी भी 1 कुलम चार्ज को अगर एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक मूव करने में जितना भी वर्क डन होगा, उसे वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं? 1 कुलम चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क डन होगा, उस वर्क डन को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को जनरल वर्ड्स में हम वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? क्या होती है? वोल्ट्स। और वर्क डन की यूनिट क्या होगी? जूल और पर कुलाम। तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल 1 कुलाम के रेशियो के इक्वल होता है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ के हमने ये सारे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, फास्ट में मूव कर रहा हूं, सब ये सब चीजें हम देख चुके थे। ठीक है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सारी चीजें। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने सॉल्व किए थे। फिर एक्टिविटी में एक पार्ट आता था ओम्स लॉ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो उस दोनों पॉइंट से फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये दो पॉइंट है, इसको यहां पर एक पॉइंट ए ले रहा हूं और ये पॉइंट बी ले रहा हूं, है ना, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी वोल्टेज है, वो किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? कि वहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वोल्टेज, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है टू करंट। मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या है? बढ़ेगा।
अगर मान लो करंट डबल हो गया तो वोल्टेज भी वहां पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लगा देते हैं, तो कांस्टेंट इक्वल टू आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर आर। तो V इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इंटू आई। यहाँ पर R एक्चुअली एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, वो जो करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू R इंटू आई। ये ध्यान में रखना है सबको, ठीक है। अब इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, हाँ बोलो। एक्चुअली क्या है ना, यहां पर इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हम तीन चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो टर्मिनल या पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस हम तीन चीजें देख रहे हैं। सबसे पहला क्या, कि इसमें वोल्टेज कितना है। दूसरा क्या, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब अगर हमने देखा वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट भी इसमें क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर इक्वल हो। तो वो जिस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, वो क्वांटिटी यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्ट कर रही है करंट के फ्लो को। क्लियर हो गया ये चीज? इसीलिए ये जो कांस्टेंट है जो डिसाइड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा, वही कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, तो कोई करंट वहां से फ्लो होगी क्या? नहीं फ्लो होगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर यहां पर मैं देखा जाए, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके आई की वैल्यू निकालू, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। अब मैंने बोला अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आर अगर इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन जीरो। वो कितना होता है, इंफिनिटी। तो 1 अपॉन जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1। मतलब इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1। और 0 अपॉन 1 मतलब कितना हो जाता है, 0। तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आए, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये यही बता रहा है, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट कितना फ्लो होगा, 0 फ्लो होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब अगर मान लो रेजिस्टेंस 0 कर दो, रेजिस्टेंस 0 कर दो, इस फॉर्मूले में कहा गया ये वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस को अगर 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन 0। वी अपॉन 0 मतलब कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी। समझ में है कि नहीं? बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, समझना। तुम लोग क्या करना, ये एक्सपेरिमेंट घर में मत करना, खाली थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, ठीक है। ऐसा प्लग लगाना, उसके दोनों वायर को आपस में जोड़ देना, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 हो गया ना। रेजिस्टेंस 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? इसीलिए अगर मान लो अगर वो जो दो वायर है करंट के, अगर उसको किसी ऐसे लोड पे लगाते हो जहां पर कुछ रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्ट करेगा, वो करंट को कंज्यूम करेगा और एक नया वोल्टेज देगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस 0 कर दोगे तो क्या, बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यही होता है ना। तो वही एक्सपेरिमेंट यहां पर बताया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ओम्स लॉ के थ्रू जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पर लिस्ट आउट कर लो। जैसे पहला क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। और क्या क्या चीजें मिलेगी, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान में रखने हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के। ओके। फिर VI का ग्राफ हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस जो ड्रॉप होगा वो हमने देखा था। ये जो सेकेंड एक्टिविटी थी, आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर भी शॉर्ट में मैं इसको ब्रीफ करता हूं। यहां पर एक बैटरी लगी हुई, यहां पर एक अमीटर लगा हुआ है, और ये दो टर्मिनल है एक्स और वाई, ठीक है। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया उसी को दिमाग में लगा के थोड़ा सा सोचो। अगर मान लो एक्स और वाई के बीच में मैं एक, यहां पर मान लो पहले मैं 5 वोल्ट की बैटरी बस कनेक्ट कर रहा हूं, एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं, और यहां पर मैं एक एसी लगा दे रहा हूं। तो क्या ये एसी काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, एसी काम क्यों नहीं करेगा पता है, क्योंकि एसी का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा होगा। अगर इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो यहां पर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो करंट कितना फ्लो होगा, तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है,
आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, यही होता है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब बहुत कम हो जाएगा मतलब यहां से करंट फ्लो ही नहीं कराएगा, फ्लो नहीं करेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। वही अगर मान लो एसी की जगह पे यहां मैं एक छोटा सा लाइट लगा देता हूं, एक एलईडी लगा देता हूं, छोटा सा एलईडी लगा देता हूं, तो अब ये काम करेगा क्या, अब ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है। रेजिस्टेंस कम है मतलब ये करंट को फ्लो होने देगा तो वो एलईडी ग्लो करेगा। समझ में? तो करंट कितना फ्लो होगा यहां से वो कौन डिसाइड करेगा, वो यहां पर क्या लगा है उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। यहां पर अगर एक नॉर्मल वायर लगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो करेगा, अगर टॉर्च बल्ब लगा है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो यहां पर लगने वाला लोड जो है, लोड बोलूंगा मैं इसे, वो डिसाइड करेगा कि करंट का फ्लो कितना होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो ये आपकी सेकेंड एक्टिविटी थी जिसको आपको एक बार करके देखना चाहिए इनफैक्ट प्रैक्टिकली। ओके, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हमने डिस्कस की और एक इंपॉर्टेंट चीज के कंक्लूजन पे पहुंचे कि करंट का फ्लो कौन डिसाइड करता है, सिर्फ वोल्टेज डिसाइड नहीं करता, और कौन डिसाइड करता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या होता है, तो अब हम रेजिस्टेंस की डिटेल पढ़ेंगे कि किसी भी चीज का रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड करते। तो यहां पर एक नई चीज आ गई, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालो ये वाला सब, factors on which factors on which factors on which the resistance of a conductor depends, the resistance of a conductor depends। हेडिंग डाली है सबने? ओके, तो अब ये मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके का मैं कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहां से इसका जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर जो आपको दिख रहा है, जो भी वायर मैंने कनेक्ट किया उसका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है उस वायर की लेंथ। तो ये आर का मतलब है रेजिस्टेंस और एल का मतलब है लेंथ। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional, is directly proportional is directly proportional to the length, is directly proportional to the length। और फिर ये वाली चीज लिख लो, R proportional L। लिख लिया सबने? फिर सेकेंड पॉइंट लिखो, resistance is inversely proportional to, resistance is inversely proportional to, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। समझ गए सभी ये? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वर्ड का मतलब कितने बच्चों को समझ में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3, हाँ चलो बताओ वसुधा।
ओके ओके, शशांक। हाँ, और कौन बोल रहा था? हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हो। कोई सा वायर कितना मोटा है, ज्यादा मोटा है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, कम मोटा है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। समझ गए? उसको दूसरे तरीके से समझो। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मान लो ये मेरा वायर है, अगर मान लो इसको मैं काटता हूं, बीच से काटूंगा तो जहां से जो कटा वाला पोर्शन है वो कैसा दिखेगा? सर्कल। वो सर्कल दिखेगा कि नहीं? तो वो जो सर्कल है उसका जो एरिया है, उसी एरिया को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो एरिया ज्यादा मतलब मोटा ज्यादा, वो एरिया कम मतलब उसकी मोटाई क्या है? कम। तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही उसकी मोटाई डिसाइड करता है इनडायरेक्टली। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा? जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यहां ध्यान से सुनना सभी। प्रोपोर्शनल है मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो एरिया अगर बढ़ेगा मतलब कंडक्टर की अगर मोटाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, जो आई है वो क्या होता है? करंट जो होता है वो उसका रेजिस्टेंस से कैसा रिलेशन होता है? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई इज करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन जो भी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। अब देखो इन सब का एक साथ कनेक्शन देखो। अगर मान लो जो आपका वायर है, जो कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा कि कम होगा? करंट बढ़ जाएगा। समझ में है? तो ये चीज दिमाग में डालो। अगर वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और उससे फ्लो होने वाला करंट जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी जैसे मान लो हम एसी हो गया या ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो नीडेड है, वहां पर हम मोटे वायर यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि अगर वायर मोटे रहेंगे तो उसमें से हाई वॉल्यूम या ज्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है? तो ये दूसरी चीज हो गई। अब अगर मान लो ये दोनों पॉइंट्स को मैं कंबाइंड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। समझ में आ गया ये चीज? तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। देखो जैसे कि ना, जो वायर होता है ना, जो कंडक्टर होता है जिससे आप बोलते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है? तो अगर मान लो मैं पतला कंडक्टर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें से करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। समझ में आएगी चीज? ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर मैं मोटा कंडक्टर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। और रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो उससे करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होगा। तो वही मैं बता रहा था, अगर मान लो हम कोई ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, या ऐसा मान लिया जाए कि जिसमें ज्यादा करंट जाने की जरूरत है, तो उसके लिए हम मोटे वाले कंडक्टर यूज करते हैं, मोटे वाले वायर्स यूज करते हैं। ठीक है? यहां तक हो गया सबका? सबने ये लिख लिया प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। अब अगर इस सिंबल को हटाया जाता है तो क्या लग जाएगा यहां पर? इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको दिख रहा है ये पी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली पी नहीं है, ये इस तरीके का सिंबल है, और इस सिंबल को बोलते हैं रो। ठीक है? इस सिंबल को बोलते हैं रो। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे लगेगा, यहां पर लगेगा। और रो कोई ऐसी नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना, रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया?
अब ये जो चीज आपने लिखी, क्या इसका मतलब समझ में आया? क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। नहीं आया क्या समझ में? क्या आया समझ में? बताओ, क्या इस लाइन का मतलब क्या समझते हो? इलेक्ट्रिकल जो भी सामान है उसकी रेजिस्टिविटी को मतलब कम या ज्यादा सही। ओके, और कोई? ओके, ठीक है। हाँ, मनाही। ओके, और कोई? हाँ, धैर्य बता। एक्चुअली क्या है ना, वो मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रो जो है वो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी का एक नंबर के फॉर्म में इंडिकेटर है। वो ये बताता है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना कम रेजिस्ट करेगा। कम रेजिस्ट करेगा मतलब अच्छा कंडक्टर, या कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा मतलब खराब कंडक्टर, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। तो रो जो है वो एक्चुअली किसी भी मटेरियल की, वो मटेरियल क्या हो सकता है? वो हो सकता है आयरन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, या और भी कुछ मटेरियल हो सकते हैं। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है। अब ये हर मटेरियल के लिए फिक्स रहता है रो का वैल्यू। समझ में आ रहा है ये चीज? अब एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, दो तरह के मटेरियल्स हैं मेरे पास। एक तरफ है मेरे पास प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कैसा है? इंसुलेटर। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गया ये चीज? दूसरी तरफ मेरे पास है सिल्वर। तो सिल्वर क्या है? अच्छा कंडक्टर है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? तो इंसुलेटर के लिए रो की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और और कंडक्टर के लिए रो की वैल्यू क्या होगी? कम। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब ये रो जो है, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए यहां से मैं उसका फॉर्मूला क्या बनाऊंगा? ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एल को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल। ऐसा ही होगा। अब अगर मुझे रो की यूनिट चाहिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट चाहिए, तो क्या होगा बताओ? तो आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स, जिसको इस सिंबल से शो किया जाता है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो नीचे का एक मीटर, ऊपर का एक मीटर कट गया, तो क्या बच गया यहां पर? ओम इंटू मीटर। तो यहां पर ये किसकी यूनिट हो जाएगी? रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो लिख लो इसको, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। और ये चीज अगर लिखना चाह, ये लिख लो मेरे ख्याल से, ये वाली चीज भी नोट डाउन कर लो। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ही, और आपको दिमाग में भी रहे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। हटा दो फिर इसको मैं। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, ओम इंटू एम, ओम इंटू मीटर है एक्चुअली। ओम मीटर बोलते हैं, वो डैश मैंने लगा दिया कई जगह पे ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए। ठीक है, ओम एम लिख दो, बस इतना लिख दो तो भी चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो अब यहां पर सामने जो आपको टेबल दिख रही है, हेडिंग पढ़ो उसकी। क्या सारे बच्चे पहले टेबल की हेडिंग पढ़ो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब किसकी वैल्यू है इस टेबल में? रो की वैल्यू। रेजिस्टिविटी मतलब क्या हो गया? रो। तो ये इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले ये किसके लिए बता रहा है? ये कौन से मटेरियल्स हैं? कंडक्टर्स। इनकी वैल्यू देखो, रो मीटर में कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। 10 की पावर -8 मतलब दिमाग में इमेजिन करो, बहुत छोटी वैल्यू है। 0.0000 सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 10 की पावर -8 मतलब 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे?
8 जीरो आएंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 16, ये वाले नंबर्स आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये बहुत कम रेजिस्टिविटी है, इसलिए ये क्या है, अच्छे कंडक्टर है। फिर यहां पर ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? अलॉयज हैं। अलॉयज मतलब हम दो टाइप के मटेरियल्स को इसमें मिक्स करके एक नया मटेरियल बना रहे हैं। तो ये कौन से अलॉय है? Cu और Ni का अलॉय है। इसकी रेजिस्टिविटी आपको क्या देखने को मिल रही है? 44 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 100 इंटू 10⁻⁻6। तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी यहां पर बढ़ गई। फिर नेक्स्ट हम किस में आ रहे हैं? इंसुलेटर में, जैसे कि ग्लास हो गया, हार्ड रबर हो गया, ये सारे इंसुलेटर। तो उसकी रेजिस्टिविटी आपको क्या है? बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, और अलॉयज की इन बिटवीन आती है, समथिंग नियर टू द कंडक्टर्स, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर मैंने मतलब ये सर का नोट्स है, आकाश सर का ही, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर और कंडक्टर, इन चारों को रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। रेजिस्टिविटी मतलब रो के टर्म्स में। तो क्या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के टर्म्स में? तो देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है इंसुलेटर में? resistance is very high, so current is approximately 0। क्लियर? ये सारी चीजें देख लेना, जो भी मैंने डिस्कस किया ना, उसी का रिटर्न फॉर्म है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो उसको। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे ये सारी चीजें भी मैंने सब बता दी थी, सिर्फ इसमें एक चीज बताने के लिए बच गई है कि रेजिस्टेंस एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैथमेटिकली हमने नहीं बताया, जो कौन सा है? टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से मटेरियल की प्रॉपर्टी भी क्या होती है? चेंज। मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी उसमें चेंज होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लो। resistance of a conductor also depends on temperature. Resistance of a conductor also depends on temperature. कॉमा करके लिखना, with rise in temperature, with rise in temperature, resistance of material increases. Resistance of material increases. And it decreases, and it decreases with decrease in temperature, with decrease in temperature. ओके अब देखो यहां राइट साइड में ना कई सारी चीजें लिखी हुई है, एक एक करके उसकी मीनिंग समझते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? लेंथ। तो अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि R इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगा उसका? कम। ठीक है, अब एरिया अगर बढ़ रहा है तो देखो एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये सारे कनेक्शंस जो आपको दिख रहे हैं, आप सिंपली ये फॉर्मूला से खुद ही डिराइव कर सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इस चीज को मैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी मटेरियल की या किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब रो, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर रेजिस्टिविटी रो डिक्रीज हो रहा है तो आर भी क्या होगा? डिक्रीज। आर डिक्रीज होगा तो आई क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये सारे रिलेशन आप इसमें से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, तो जल्दी से पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर उसको सॉल्व करना। मैं डिक्टेट करता हूं, आप लोग नोट करना। फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस of nichrome wire, of nichrome wire of nichrome wire
of length 1 meter, of length 1 meter and area of cross section, and area of cross section 2 mm square, 2 mm square, full stop. फिर आपको रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रेजिस्टिविटी भी नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने नोट डाउन कर लिया। पहला क्वेश्चन मेरा कि क्या फाइंड आउट करना है, बताओ क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? ओम उसकी यूनिट है, उसको डिनोट करते हैं आर से। तो आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गया सबको? सेकंड मेरा क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। लेंथ गिवन है क्या? हाँ, लेंथ एल, एल से डिनोट करते कितना है वो? 1 मीटर। और क्या गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किससे डिनोट करते हैं उसको? कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2 mm स्क्वायर। जल्दी जल्दी नोट डाउन करना, अलर्ट भी रहना, ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में? और कुछ गिवन है क्या? ये चीज गिवन है, ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। समझ गए ये सभी? हाँ, ये हो गया रेजिस्टिविटी। यहां तक सबको क्लियर? अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों आते हैं? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि सबकी यूनिट यहां पर सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे ये मीटर है, ये भी ओम इंटू मीटर है, लेकिन ये किस में आ रहा है? मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको कन्वर्जन पता है क्या? 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना मीटर? वन अपॉन 1000 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 अपॉन 1000 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन ये 1 मिलीमीटर नहीं है, ये क्या? 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हो तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1000 का स्क्वायर। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो अगर इसे मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 अपॉन 1000 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो 1000 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। तो 1 अपॉन 10 की पावर 3 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? जिसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो 2 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -6 mm स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, mm नहीं, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एक बार चेक करो, ये कन्वर्जन समझ में आ गया ना सबको? अब सारी चीजें सेम यूनिट में है, अब इसको वैल्यूज में पुट कर देते। तो जल्दी से देखो, बताओ क्या क्या आएगा। हाँ बोलो। नहीं, एक्चुअली यहां पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। जैसे 1 अपॉन 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 होल स्क्वायर है, तो यहां 1 का स्क्वायर और 10 की पावर 3 का स्क्वायर होगा। समझ में आया? और इसमें फिर ये वाला लॉ लगता है ना, ए की पावर m होल की पावर n, तो ए की पावर m इंटू n। तो यहाँ पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 10 की पावर 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर? और किसी को कुछ डाउट इसमें तो एक बार पूछ लो। हाँ, अब वैल्यू पुट करो तो रो के प्लेस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 100 इंटू 10 की पावर -6। एल के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एरिया। तो एरिया भी हमने कितना निकाला है? 2 इंटू 10 की पावर -6। इतना ही आया। और कुछ चेक कर लो, कुछ और गलत तो नहीं है? सब ठीक है? अब इसके बाद क्या क्या टर्म्स कैंसल आउट होंगी? ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। 2 1 जा 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा? 50। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? 50 ओम्स। एक बार चेक कर लो, सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ आपको यूनिट एक जैसी करनी थी और फॉर्मूले में पुट करना था, दैट्स इट। क्या ये सबने बना लिया? सिद्धि समझ में आया? ओके, हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? तुम लोगों ने नोट डाउन किया कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ये क्वेश्चन को लिखो और क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, क्या गिवन है वो भी बताओ। डिक्टेट करूं क्या क्वेश्चन लिखने के लिए? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर of length 1 meter, of length 1 meter and area of cross section, and area of cross section 2 mm square. Full stop. The specific resistance, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसे ही रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ब्रैकेट में रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओम मीटर। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? ओके तो चलो एक बार जल्दी से देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें गिवन है, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या चीजें गिवन है बताओ सबसे पहले। एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 मीटर। और क्या गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किससे डिनोट करते हैं? ए से। कितना गिवन है? 2 mm स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में ही हमने mm स्क्वायर को कन्वर्ट किया था मीटर स्क्वायर में। कितना आया था? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और क्या चीज गिवन है इसमें देख लो। ये जो चीज गिवन है ये क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर रो। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओम मीटर। और आपको यहां पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करो, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। आगे क्या? कितना आया? -6। अच्छा ये सभी को ये वाले टर्म्स को सॉल्व करना आता है कि नहीं? क्लास 9 में पढ़ते थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। जब ये वाली टर्म न्यूमरेटर में जाएगी, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये -8 और माइनस ऑफ माइनस मतलब +6 हो जाएगा। तो -8 + 6 मतलब कितना हो जाएगा? -2। तो ये इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -2। अब इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं कितने बार में जाएगा ये? पहले 0.1 इधर जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, तो यह आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 0.85 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम्स। क्या ये क्लियर हुआ? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इतना कम रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल में आपको मिलता है। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, अगर मान लो मटेरियल नहीं दिया रहता, सिर्फ अगर रेजिस्टेंस निकालने बोलता और बताओ कि यह अच्छा कंडक्टर होगा या नहीं, तो वैल्यू के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हमने बना तो नहीं लिया पिछली क्लास में, आई थिंक एक बार चेक करना दो। 11.3 मुझे लग रहा है हमने सॉल्व कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन, तो हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ चलो सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करके मुझे दिखाओ जल्दी। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर
ऑफ लेंथ, तो एक एक करके चीजें नोट डाउन करते चलना, क्या क्या गिवन है हाईलाइट करते हुए। तो यहां पर लेंथ गिवन है, क्वेश्चन नोट नहीं करोगे चलेगा, आप लिख लो एग्जांपल 11.5 एनसीईआरटी का। टेम्परेचर की यहां पर जरूरत नहीं है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस चेंज होता है, बट वो डेटा उस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है अभी। एल की वैल्यू यहां पर हो गई 1 मीटर, और ये 26 ओम्स, मतलब ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है, R इज इक्वल्स टू 26 ओम। कई बार हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि रेजिस्टेंस गिवन है या रेजिस्टिविटी गिवन है, मतलब R गिवन है या रो गिवन है, तो वो डाउट कैसे क्लियर करोगे उसकी यूनिट देख के। अगर यूनिट में सिर्फ ओम्स लिखा हुआ है मतलब क्या है R, ओम मीटर लिखा हुआ है मतलब क्या है रो, समझ गए ना ये। और इसका क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका डायमीटर है 0.3 mm। What will be the resistivity of material at that temperature? उसी टेम्परेचर में उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी मतलब क्या फाइंड आउट करना है, रो। तो रो इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो जल्दी से सॉल्व करो, यूनिट कन्वर्जन करना ध्यान में रखना, मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। हाँ तो डायमीटर से भी तो फिर आखिरकार एरिया निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसका सीधा सीधा ये तरीका यूज कर लिया करो, जैसे 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, सीधा ये कर लो इसका डायमीटर, डायमीटर ये हो गया। अब अगर रेडियस चाहिए तो यहां से रेडियस R इज इक्वल्स टू 0.3/2 इंटू 10⁻³ ये लिख सकते हो, ठीक है। और अगर यदि सिंप्लीफाई करना है तो एक काम ये भी कर सकते हो, R इज इक्वल्स टू, इसे सीधा सीधा लिख दो 3/2 और यहाँ 10 की पावर लिख दो -4। एक बार देखो ये सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं, मैंने पॉइंट को एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया और इसका जो पावर है वो -4 कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी सारी चीजें तो ठीक है जैसी गिवन है। अब यहां पर रो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीधा फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो ये मेन फॉर्मूले से निकाल लो। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इंटू ए अपॉन एल। अब सारी चीजें पुट कर दो, तो R के प्लेस पे कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितना है 26, एरिया, तो एरिया कितना आएगा, तो वायर हम यूज कर रहे हैं, तो आपको जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जो मैंने बताया ना, मान लो ये वायर है, काटेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सर्कल के जैसे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो πr² यूज करेंगे अपॉन, यहां पर आ गया एल, तो एल की वैल्यू भी आई थिंक गिवन है 1 मीटर। तो रो इज इक्वल्स टू 26 इंटू पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7 R², तो रेजिस्टेंस मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। फर्दर 26 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। चेक कर लो, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने सारे टर्म्स का। अब क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है चेक कर लो एक बार। ये 2 से कटेगा 2 जा, ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, फिर बाकी सारे न्यूमरेटर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, और तो कुछ कट नहीं रहा है ना। हाँ ये भी कट रहा है ना, 2 1 और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 13 टाइम्स में, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33 का 3 आ गया 3, 11 3 जा 33 प्लस 3 36, 363 इंटू 9/7, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27 का 7, ये आ गया 2, 9 6 जा 54 प्लस 2 56 का 6, ये आ गया 5, 9 3 जा 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 मतलब 32, 3267/7 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, ओके डिवाइड करो 7 से, 7 4 जा 28, 4 बचेगा और 6 46 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 और 7 47 हो जाएगा, 7 6 जा 42, फिर 6 आ जाएगा, पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है यहाँ पर -8।
क्लियर हुआ है ये चीज? तो अच्छा, पॉइंट किस जगह पे आएगा? 466, 466 इंटू 10⁻⁻8, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम मीटर। और किसी ने कैलकुलेशन किया कि एक बार चेक करो तो कितना आ रहा है? इसमें कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। इसमें 1.84 आ रहा है यार। तुम क्या गलती किया है यहाँ पर? ये वाला जो मैंने किया है, 11 3 जा 33। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी ना। जस्ट अ सेकेंड, 33 का 3 आ गया, 3 11 वन जा 11 प्लस 143 होगा ना। ओके, यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा सा चेक कर लेना। इंटू 10⁻⁻8, फिर 9 से मल्टीप्लाई, ये कितना रहा मल्टीप्लीकेशन? 9 3 जा 27 का 7 ही आ गया, 2 9 4 जा 36 प्लस 2 38 का 8 ही आ गया, 3 9 1 जा 9 1 2 8 7 बाय 7 इंटू 10⁻⁻8। फिर 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 1 जा 7 और 7
वाई एक वो टेबल वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो वो टेबल में से उसका आंसर करना पड़ेगा। आयरन एंड मरकरी विच वन इज बेटर कंडक्टर? आयरन या मरकरी, इन दोनों में से कौन सा बेटर कंडक्टर है? हम्म दोनों सेम टेम्परेचर पे है। अगर आयरन और मरकरी विच इज अ बेटर कंडक्टर, कौन सा है जीवन, कौन सा है? क्यों? क्यों बताओ? टेबल देखा कि नहीं देखा सबने? कौन सा है? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है वो टेबल देख के एक बार बताओ। सिल्वर। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कहां तक किया था एक बार देखो तो जल्दी से। कौन से एग्जाम्पल्स कर रहे थे ना? ओके आई थिंक ये क्वेश्चन ये नहीं किया था ना, इसके पहले वाले एग्जाम्पल तक किया था। तो ये रो की वैल्यू ये आ रही थी, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल 1.6। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करो। पहले ना क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और क्या लिखा हुआ है एक बार वो समझो। A wire of given material having a length L, area of cross section A। तो एक मान लो एक आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ यहां पर बता रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? L है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है? A है। ये चीज गिवन है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो ये 4 ओम क्या है? R की वैल्यू या रो की वैल्यू? R की वैल्यू। R इज इक्वल्स टू 4 ओम। आगे लिखा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ। अब जो सेम मटेरियल का है लेकिन अब उसकी लेंथ क्या हो गई? आधी हो गई, मतलब कितनी हो गई? L/2। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वो डबल हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? 2A। तो अब उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है मतलब रो जो है, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। वो दोनों कंडीशन में चेंज नहीं होगी, वो क्या है? सेम है। तो R1 पहले वाला रेजिस्टेंस दिया, R2 दूसरा वाला रेजिस्टेंस आपको बताना है। कितने बच्चे ये सॉल्व कर लेंगे? बस 1 2 3। चलो सॉल्व करो एक बार। और जो नहीं कर पाएंगे इधर देखो, इधर उधर मत देखो, सामने देखो। हाँ, तो पहले मुझे ये बताना अभिनव कि ये रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ अक्षांश बताना, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जो मैं पूछ रहा था, रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये P जैसा दिखता है लेकिन उसको रो प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। रो जो है वो ये दोनों जगह पे क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अब फर्स्ट कंडीशन में R1, ये R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। रो एज इट इज, L एज इट इज, A एज इट इज। तो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब नई कंडीशन में जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो क्या हो गया? R2। यहां रो एज इट इज रहेगा लेकिन लेंथ L ना होके अब कितनी हो जाएगी? L/2। तो L की जगह पे क्या डाल दोगे यहां पर? L/2। और A की जगह पे क्या आ जाएगा? 2A। तो A की जगह पे आ गया 2A।
क्या ये क्लियर हो गया? तो R2 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, रो L अपॉन 4a। किसी को कोई डाउट ये 4 कैसे हुआ? ये 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो R2 इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 4 को मैं बाहर कर देता हूं और ये क्या आ जाएगा, रो L अपॉन a, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू देखो आप लोगों ने यहां पर निकाल के रखी है, कितनी निकाल के रखी है इसकी वैल्यू, 4। तो यहां पर 4 डाल दो, तो R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 4। ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो नई सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 1 ओम्स आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दूं मैं इसको? अच्छा, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, और इस चीज से आंसर डिराइव करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मान लो ये मटेरियल है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 4। अगर मैं एरिया को नहीं बदलू, सिर्फ उसकी लेंथ को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। तो पहले 4 था, अब कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अगर मान लो सेम सिचुएशन है, लेंथ ये, एरिया ये, रेजिस्टेंस ये। अब अगर मान लो मैं लेंथ को डबल कर दूं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8। अब अगर मान लो मैं लेंथ को डबल कर दूं और एरिया को ट्रिपल कर दूं, एल को डबल कर रहा हूं और ए को ट्रिपल कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2/3 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/3। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो इस तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान में रखना। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको समझ में आंसर हाथ उठाना, ठीक है। अगर मान लो ये सेम सिचुएशन है, मैं इसकी लेंथ को हाफ कर रहा हूं, एरिया को डबल कर रहा हूं, रेजिस्टेंस, लेंथ को हाफ कर रहा हूं, एरिया को डबल कर रहा हूं। लेंथ को हाफ कर रहा हूं मतलब क्या हो जाएगा, L/2, और एरिया को डबल कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्या होगा आंसर, 1। जो अभी हमने सॉल्व किया वो सेम चीज है ना, ठीक है। चलो ओके, तो आगे ये वाले सारे क्वेश्चंस जो मैं कुछ आप लोगों से पूछ रहा था, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, करंट का फ्लो किस में ज्यादा होगा, थिकर थिनर में, ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की ओरली, ये उसी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई थिंक ये भी डिस्कस कर लिया था हमने, हाँ ये उसी के आंसर से जो लिखे हुए। हाँ, उधर है उसका स्विच, जाके बोल दो किसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, ये है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। हेडिंग डालो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, इधर पे सारे बच्चे ध्यान देना। मैं, हालांकि ये और ये कहीं ना कहीं एक जैसा ही फिगर है, लेकिन फिर भी मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा ज्यादा इजियर वे में आपको समझाने के लिए। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक बैटरी है और 3 रेजिस्टर्स यहां पर लगे हुए, ठीक है। अब अगर मान लो ये एक 6 वोल्ट की बैटरी मैंने यहां पर कनेक्ट की है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, रेजिस्टर है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो ये वाला जो रेजिस्टर है, इसका यूनिट है 1 ओम, इसका यूनिट है 2 ओम्स, और इसका यूनिट है 3 ओम्स। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो 6 वोल्ट की जो बैटरी है, इसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट जब यहां से फ्लो होगा तो यहां पर वोल्टेज और करंट वोल्टेज और करंट बोल रहा हूं, रेजिस्टर और करंट जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस दोनों के दोनों कोई एक वोल्टेज क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? वो एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा था जिसमें हम वो प्रोब्स को कनेक्ट कर रहे थे एक रेजिस्टेंस को, तो अब वहां पर एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा था, वैसे ही वोल्टेज यहां पर भी क्रिएट होगा।
टर्मिनल, टर्मिनल मतलब ये वाले एंड पॉइंट्स को मैं टर्मिनल बोल रहा हूं ना, तो इन दोनों टर्मिनल पे भी आपको वोल्टेज मिलेगा, इन दोनों टर्मिनल पे भी आपको वोल्टेज मिलेगा, इन दोनों टर्मिनल पे भी आपको वोल्टेज मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब मेरा क्वेश्चन है, 1 वोल्ट, दूसरा वोल्ट और तीसरा वोल्ट, तीनों को मिला के जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 6 वोल्ट। मतलब जितने का हम यहाँ पर सप्लाई रखे हैं वो पूरा वोल्टेज जो है इसमें क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर करंट की बात करें तो करंट यहां पर जब फ्लो हो रहा था तो करंट ये वाले रास्ते से गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, तो करंट में कोई चेंजेस होगा क्या? इसमें पूरे के पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज यहां पर क्या हो जाएगा? अलग अलग आएगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्या ये समझ में आया? तो जब करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज रेजिस्टेंस में अलग अलग होता है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ये टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूं। नॉन टेक्निकल टर्म्स में आप सीधे सीधे देख लो, बैक टू बैक कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस को, एक से जोड़ के दूसरा, दूसरे से जोड़ के तीसरा, तो ये कनेक्शन क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मैं इसका और डिटेल एनालिसिस करता हूं, ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, तो सीरीज कनेक्शन में ये सबके सब ऐड हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं आगे मैं बताऊंगा हालांकि, लेकिन सबके सब ऐड हो जाएंगे तो टोटल मिला के रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 6 ओम। तो ये टोटल सबको मिला के कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है? 6 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और वोल्टेज जो हमने लगा के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगा के रखा है, कितने का है? 6 वोल्ट का है। तो कितनी करंट फ्लो होगी? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय आर। तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, मतलब कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो इसमें से कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर का। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी यूनिट है 1 एम्पियर। समझ गए ना? अभी अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, ये 1 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो हुआ, तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गए, समझ लो। तो बताओ कितना वोल्टेज बनाएंगे यहां पर? 1 इंटू 1, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। तो 1 एम्पियर 1 ओम, मतलब कितना का वोल्टेज जनरेट होगा? 1 वोल्ट्स। क्लियर हुआ सबको ये? अब 1 एम्पियर का करंट आगे गया, यहां वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हुआ, तो बताओ यहां कितना वोल्टेज जनरेट होगा? 2 वोल्ट्स। यहां पर कितना वोल्टेज जनरेट होगा? 3 वोल्ट्स। क्या ये सबको समझ में आ गया सर्किट में कैसे करंट और फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सॉरी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट के फ्लो से। यहां पर भी वही चीज है। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? यहां पर बहुत सारे सेल्स कनेक्ट करके एक बैटरी बनी है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या चीज लगा हुआ है? अमीटर ही करंट के फ्लो को ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पर भी 3 रेजिस्टेंस है, और यहां जो वोल्टेज हम ले रहे हैं वो कौन से 2 टर्मिनल के अक्रॉस ले रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट। और ये जो टोटल वोल्टेज होगा, ये टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा? जो बैटरी कनेक्टेड है उसके टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। और यहां पर ये क्या कनेक्टेड है? स्विच कनेक्टेड है। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको स्कीमेटिक ड्रॉ करना होता है ऐसा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आगे आज मैं दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड सिचुएशन में। ये सीरीज कनेक्शन हमने देखा है। नेक्स्ट ये जो है ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन। अब यहां पर ध्यान से समझना, सेम बैटरी लगी हुई है और यहां पर ये टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है, जो आपके रेजिस्टेंस है ना वो ऐसे एक ही पॉइंट पे लाके हमने तीनों रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका ओवरऑल करंट जो फ्लो हो रहा था आई, उसके पास अब 3 अलग अलग रास्ते हो गए। तो क्या होगा? कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, I1 I2 I3। तो करंट यहां पर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। समझ में आया ये चीज? I1 वाला करंट यहां से फ्लो होते हुए यहां आया I1, फिर I2 वाला भी ऐसे ही आया, I3 वाला भी ऐसे ही है, यहां पर आके तीनों मिल गए और फिर इधर से जाना चालू कर दिया। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो फाइनली जो करंट यहां से बाहर निकलेगा वो कितना होगा? I होगा, और वो किसके बराबर होगा? इन तीनों के एडिशन के। क्या ये क्लियर हो गया? तो जहां पर भी करंट का डिवीजन हो जाता है वो वाले कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर करंट डिवाइड हो रहा था क्या? नहीं। तो ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। जहां करंट डिवाइड होगा वो क्या हो जाता है? पैरेलल कनेक्शन। क्या ये समझ में आ गया? अब जब भी हम वोल्टेज लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं, तो अब 2 पॉइंट्स के बीच में चेक करते हैं। तो देखो, अगर मैं ये वोल्टेज ड्रॉप ले रहा हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो भाई ये दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप के भी बराबर होगा। समझना,
अगर मान लो मैं वो मल्टीमीटर जो मैंने आपको दिखाया था उसको अगर मैं यहां पर टच कराऊं या यहां पर टच कराऊं या यहां पर, हर जगह पे मुझे सेम वोल्टेज मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि ये वायर इंटरनली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो यहां पर वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए पैरेलल कनेक्शन कब कहते हैं, जब आपका करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। और सीरीज कनेक्शन कब कहते हैं, जब आपका करंट का फ्लो सेम होता है लेकिन वोल्टेज जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो मैं बोल रहा हूं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? पैरेलल दोबारा से समझाओ। देखो, इसका मेनली आपको यूज कहां पर होगा पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने। मतलब अगर मान लो 1 2 3 ये तीनों मिला के अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको सर्किट को देख के ये समझना पड़ेगा कि आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है या फिर सीरीज में। अब कैसे समझोगे पैरेलल में कनेक्टेड है? आप ये देखना कि जब आपका करंट फ्लो हो रहा है तो वो 3 अलग अलग रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में ये जो 2 पॉइंट्स है जहां से आप ये चीज देख रहे हो, तो देखो ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये तीनों के तीनों मिलके कोई ना कोई एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस बना रहे होंगे। मान लो ये तीनों मिलके कितना बना रहे हैं, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो 2 ओम इंटू 5 एम्पियर, तो टोटल वोल्टेज उसका कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 10 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप होगा किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, ये बोल सकते हो। ठीक है, आगे और डिटेल हो सकता है, आगे के टॉपिक्स जो बताऊंगा उसमें आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो वोल्टेज और सीरीज कनेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, यहां पर करंट जो है सीरीज में डिवाइड नहीं होता और पैरेलल कनेक्शन में जो है करंट जो है अलग अलग टर्मिनल्स पे डिवाइड हो जाता है। क्या ये क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं इसको और डिटेल में। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन को देखते हैं, तो पहले स्कीमेटिक ड्रॉ करो जल्दी से। फास्ट करना थोड़ा सा ना, इतना अच्छा दिखे नहीं दिखे तो भी चलेगा लेकिन चीजें आ जाए सबके सब। कर लिया सबने ड्रॉ? ओके, सिर्फ इतना पोर्शन पे मेन ध्यान होना चाहिए आप लोगों का, इस वाले पार्ट को नहीं देखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो अभी आप लोगों को याद होगा लगभग ऐसा ही सर्किट मैंने बना के बताया था आप लोगों को। यहां पर कितने वोल्ट्स की बैटरी हमने कनेक्ट की थी उस क्वेश्चन में, 6 वोल्ट्स। पहला जो रेजिस्टेंस लिया था 1 ओम का, दूसरा लिया था 2 ओम्स का और तीसरा कितना लिया था, 3 ओम्स का। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितने का फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर का, जो हमने अपने एग्जांपल्स में लिया था। तो यहां पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया था, 1 एम्पियर 1 ओम, मतलब कितने का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, 1 वोल्ट्स। यहां पर 1 एम्पियर 2 ओम मतलब 2 वोल्ट्स, और यहां पर कितना आ रहा था, 3 वोल्ट्स। और हमने इस क्लोज्ड पाथ में ये चीज ऑब्जर्व की कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, हमारी जो बैटरी सप्लाई है उसके बराबर होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसी के बेसिस पे हम एक कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन सामने आपको दिख रहा है। देखो क्या लिखा है मैंने यहां पर, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर V क्या है, जो आपका ये जो बैटरी सोर्स कनेक्टेड है उसका टोटल वोल्टेज है V। ठीक है, V1 मतलब क्या है, फर्स्ट वाले के रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। V2 सेकंड वाले और V3 थर्ड वाला। तो ये वाला चीज समझ में आ गया सबको? टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा हर एक रेजिस्टेंस में, उनका जो सम होगा वो सोर्स बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। क्या ये क्लियर? अब आपको ये पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है,
I इंटू आर, वोल्टेज करंट, ओम्स लॉ, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन। तो अगर मैं यहां V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1, क्योंकि करंट I तो फिक्स है, वो R1 से जो करंट है, R2 से जो करंट है, R3 से जो करंट है, तीनों से सेम करंट जा रहा है, तो इसलिए V की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1, V1 की वैल्यू। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R2, और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R3। क्या ये चीज समझ में आई? नोट कर लो इसको जल्दी से, V1 ये, V2 ये, V3 ये। ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद ये जो टोटल वोल्टेज है कैपिटल V, इस कैपिटल V को मैं I इंटू R लिख सकता हूं। ये R जो है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो इस V को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, I इंटू R से, और V1, V2, V3 की वैल्यूज यहां पर पुट कर दी, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या ये समझ में आ रहा है क्या किया हमने? अब यहां से सिंपली आई आर इज इक्वल टू, राइट साइड से क्या करो, आई कॉमन निकाल लो। आई कॉमन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये आई और आई कैंसल आउट हो जाएगा, तो टोटल आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कभी भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो उन तीनों के या चारों के या जितने भी कनेक्टेड है सभी के एडिशन के बराबर होती है। क्लियर? तो अगर मान लो कभी आपको इस तरीके का दिया हुआ है, एक मिनट ध्यान से देखना, इसको बैटरी बना देता हूं। मान लो इस तरीके का कनेक्शन दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है 2 ओम्स, यहां पर लिखा है 5 ओम्स, यहां पर लिखा है 3 ओम्स। इस सर्किट को अगर आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो क्या होगा, ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, इन तीनों का एडिशन मतलब कितना आ जाएगा, 10 ओम्स, क्योंकि यहां पर करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, मतलब कनेक्शन किस में बना हुआ है, सीरीज में बना हुआ है, और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर सबको ये? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये एक एग्जांपल है, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। ड्रॉ मत करो और क्वेश्चन भी मत लिखो, सिर्फ ये लिख दो एग्जांपल 11.7, लेकिन पढ़ लो एग्जांपल क्या लिखा है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है और उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20 ओम्स। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लैंप आपको दिख रहा है, ये है वो इलेक्ट्रिक लैंप, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम्स। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सभी में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो उसका गिवन है। एंड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। तो ये जो 4 ओम है ये पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस माना जा रहा है, यहां पर कितना है वो, 4 ओम्स। आगे लिखा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, ये 4 ओम और ये 20 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल आर की वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी, मतलब 4 ओम प्लस 20 ओम होगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, 24 ओम्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? फर्स्ट पार्ट का आंसर टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है पढ़ो, द करंट थ्रू द सर्किट, मतलब इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना है, आई की वैल्यू बतानी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो आर तो आपने निकाल लिया, वी की वैल्यू यहां कितनी गिवन है, जो वोल्टेज सोर्स लगा है वो 6 वोल्ट का है, तो वी की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, फॉर्मूला यूज कर लो। तो V की जगह पे आ गया 6 वोल्ट्स अपॉन R की जगह पे आ गया 24 ओम्स। कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, 1/4
एम्पियर्स, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर्स। क्या ये समझ में आ गया सेकेंड पार्ट सबको? शेष समझ में आ रहा है ना? थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, पढ़ो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल चीज, सर्किट से देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है, बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें। करंट कितना फ्लो हो रहा है अभी आपने निकाला ना, 0.25, मतलब कि 1/4 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो वो यहां से भी होगा, वो यहां से भी होगा। जब यहां से फ्लो होगा तो ये रेजिस्टेंस और करंट मिलके यहां पर क्या बना देंगे, वोल्टेज बनाएंगे। और कितना वोल्टेज होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। आई की वैल्यू 1/4, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 1 4 4 5 20, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, 5 वोल्ट्स का। क्या ये समझ में आया सबको? तो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, 5 वोल्ट वहां ड्रॉप हो रहा है, तो 1 वोल्ट कहां पर होगा, बाकी बचा रेजिस्टेंस में या कंडक्टर में। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि वो कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, हटा दूं मैं इसको फिर? और कुछ पूछा तो नहीं है ना? दैट्स इट। किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके। अब अगर मेरा एक नया क्वेश्चन है, मान लो यहां पर मैं एक फैन लगा देता, ठीक है, ये मैंने फैन लगा दिया, एक फैन लगा दिया मान लो यहां पर, ठीक है, और ये फैन का जो रेजिस्टेंस ये 10 ओम्स है। अब बताओ क्या क्या चीजें बदलेगी? पहला वाला चीज बदलेगा क्या? पहला चीज क्या पूछा इसमें, टोटल रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 30 वोल्ट। क्या करंट चेंज होगा? क्या करंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R। तो V यहां पर 6 है, R चेंज हो गया ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया अब आपका 34 हो गया, मतलब ये करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज। करंट चेंज मतलब अब यहां पर कम करंट फ्लो होगा। क्या इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज होगा, सभी के अक्रॉस? यस, वो भी चेंज होगा। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये ध्यान में रखना। हटा दो मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये पूरे के पूरे आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पढ़ो ध्यान से क्या क्या लिखा है। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स। तो एक बैटरी बनानी जिसमें 3 सेल्स है। बैटरी 3 सेल्स मतलब जैसे ये हम बनाते हैं ना ऐसा करके, ये एक सेल माना जाता है। तो 3 सेल्स मतलब इस तरीके का 3 कॉम्बिनेशन बना दो, 3 सेल वाली बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और टोटल 3 सेल वाली बैटरी बनेगी जिसका बैटरी ऑफ सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स ईच। तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट्स है, 3 सेल्स लगा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट्स। तो ये तीनों मिलकर 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे, ये कनेक्शन में आएगा। और क्या आएगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस, एंड एक प्लग की कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। दिखाओ करके जल्दी से। तो एक रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर, और यहां पर की का सिंबल ऐसा बनाया कि नहीं सबने, एक बार चेक करो, ऐसे ही बना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से भी सर्किट ब्रेक होना चाहिए बस, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला कितना बन रहा है, कितना ओम है, 5 ओम्स। सेकेंड वाला है 8 ओम्स, फिर है 12 ओम्स। क्या ये सबने बना लिया ऐसा? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है देखो, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। फिर से ड्रॉ करना है, क्या क्या मॉडिफिकेशन करने बोला है। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो एक यहां पर एक अमीटर लगाना पड़ेगा जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है, जो क्या मेजर करेगा, करंट का फ्लो। ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर।
व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड द वोल्टमीटर। अब आपको इसको रीड्रॉ करके यहां कनेक्शंस में कुछ मॉडिफिकेशन करने, जैसे कि पहला मॉडिफिकेशन ये कि यहां पर आपको एक क्या लगा देना, अमीटर जो करंट का फ्लो मेजर करेगा। और दूसरा मॉडिफिकेशन क्या करना है आपको, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो किसके अक्रॉस कनेक्ट करना है, 12 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस। मतलब यहां पर आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा। तो ये हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, अमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब इसका पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन मुझे चाहिए हर एक से, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कैलकुलेशन मुझे आप बताना, वह अभिनव बताना, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ बोलना जल्दी, गलत होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बोल जल्दी। हाँ 25। कैसे निकाला टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में कनेक्टेड था तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, ऐड। तो टोटल रेजिस्टेंस RT लिख देता हूं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 ओम्स। क्या ये सबको क्लियर हो गया। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे श्रेष्ठ, करंट कैसे निकालेंगे, कितना करंट फ्लो हो रहा है। अरे एक ही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू R इंटू आई, जिससे अगर हमें रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो आई निकाल सकते हैं। जीवन बता कैसे निकालेगा करंट। मान ले मैं तेरे को यहां पर खड़ा करूं, ठीक है, तेरे एग्जांपल है, ये तेरे दोनों हाथ लूं इस तरीके से, ठीक है, और इसमें 220 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, ठीक है, पावर सप्लाई लगा दूं, ठीक है। तेरा रेजिस्टेंस है मान ले 100 ओम, ठीक है, कितना बोला मैंने, क्या है रेजिस्टेंस, कितने वोल्ट की बैटरी लगाया मैंने, 220 वोल्ट की। समझ में आया, तो तेरे अंदर से कितना करंट फ्लो होगा बता। एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, अब ध्यान रखना नहीं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा। कितने वोल्ट की बैटरी लगाया मैंने, 220 वोल्ट्स। तेरा रेजिस्टेंस कितना बोला मैंने, आर की वैल्यू कितनी बोली मैंने, 100 ओम्स। तेरे केस में बता रहा हूं, तो कितना करंट फ्लो होगा। अरे अब तो सही बता, आई की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। समझा। अब V कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 100। 220 अपॉन 100 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर्स। इतना करंट फ्लो होगा। समझा कि नहीं ये चीज। अभी अब अपने आप को भूल जा, अब इस सर्किट को देख। इस सर्किट में ये सब मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 25 ओम्स। कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है यहां पर, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। करंट निकालना है, आई निकालना है, कैसे निकालेगा, V बाय आर। तो V मतलब 6 वोल्ट, R मतलब 25 ओम्स। समझ में आया कि नहीं, यही आंसर होगा। अगर पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकालने के लिए स्मार्ट वर्क क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो ऊपर और नीचे। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 24, नीचे में कितना आ जाएगा 100, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.24 एम्पियर्स। क्या ये क्लियर हो गया। तो कितना करंट फ्लो होगा, 0.24 एम्पियर्स का करंट यहां से फ्लो होगा। आया ना समझ में सबको ये। हाँ इंटू 4 मैंने ना, मैं इसको डिवाइड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा, नीचे 100 बन जाएगा, डिवाइड करना आसान हो जाएगा। समझ गए ना। हम्म, क्या ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अब इसके लिए मैं फिर से वो चीज समझाता हूं, समझना ध्यान से, ठीक है। इसी का जीवन का एग्जांपल लेके बता देते, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लाइन से 3 लोगों को खड़ा करता हूं, एक तरफ जीवन, एक उसके बाजू में रुद्राक्ष और उसके बाजू में धैर्य, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। तीनों को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस है, अब वो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, तीनों को मिला के मान लिया जाए।
और मैंने उनके अक्रॉस 220 वोल्ट लगा दिया, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था यहां पर 2.2 एम्पियर का। समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो तीनों का वो मिला के वोल्टेज अगर 100 ओम है, तो मान लिया जाए तीनों का बराबर है ना, या किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी का कम है, ऐसा भी हो सकता है ना। मान लेते हैं धैर्य थोड़ा साइज में बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। रुद्राक्ष दुबला पतला है तो उसका 30 ओम्स, ठीक है। और इसका जीवन का जस्टिफाइड नहीं आ रहा है लेकिन ठीक है, फिर भी 30 ओम्स ये मान लेते हैं, ठीक है। तो एक का इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है। करंट कितना फ्लो हो रहा है तीनों से 2.2 एम्पियर। तो धैर्य के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, करंट से। इतना करंट इतना इसका रेजिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसके अक्रॉस क्या मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। बस वही चीज यहां पर भी करना है। यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट कितना है 0.24 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो करंट और इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो I की वैल्यू 0.24, R की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है आंसर 2.88 वोल्ट्स, 2.88 वोल्ट्स, इतना वोल्टेज इसका ड्रॉप होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा ना इसमें, बस इतना ही है, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल कनेक्शन में जब है तब इसके रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले ये सर्किट बना दो, आई थिंक ये नीचे वाला ड्रॉ कर लो, ये आगे एक क्वेश्चन में भी यूज होगा, क्योंकि नीचे वाला सर्किट ड्रॉ कर दो। हो गया, ड्रॉ कर लिया सबने, ओके। अब इसमें ये सारी चीजें भी मार्कआउट कर लेना, जैसे कि ये जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ये करंट को हम आई ले लेते हैं। फर्स्ट वाले में जो करंट फ्लो होगा फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में, उसको ले लो I1। सेकेंड वाले से जो फ्लो हो रहा है उसको ले लो I2, और थर्ड वाले से जो फ्लो हो रहा है उसको ले लो I3। फिर सेम करंट यहीं पर भी आ रहा है, इधर पे भी I1 I2 I3, ये I1 ये हो गया I2 ये हो गया I3, और फिर वापस जाके यहां पर मिल रहा है और ये क्या हो जा रहा है I। ठीक है, चलो स्टार्ट करें समझना इसको, ओके। अब हम पूरा का पूरा एनालिसिस जो है ना वो इतने ही पोर्शन पे करेंगे, इसीलिए उतना पोर्शन यहां पर जूम करके अलग किया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे, ये R1 वाला जो रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, क्योंकि ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, तो जब करंट यहां पर आया तो कंफ्यूज हो गया कि किस तरफ जाओ, तो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस को अगर तुम लोग चाहो तो इमेजिन कर सकते हो इन तीनों को ही, ठीक है, जीवन को और रुद्राक्ष को और धैर्य को। लेकिन अब इन लोग की पोजीशन अलग है, पहले एक के बाद एक हाथ पकड़ के खड़े थे, अब कैसे खड़े हैं, वो टाइटेनिक वाले पोज में, एक के ऊपर एक नहीं, एक साथ, एक इधर और एक इधर, समझ गए कि नहीं ये चीज, ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो दोनों, अब जब जहां पर इन दो तीनों के हाथ मिल रहे हैं
उस जगह पे अगर हम 220 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों पे सेम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि तीनों अब किस कनेक्शन में खड़े हैं? पैरेलल कनेक्शन पे खड़े हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है यहां पर तीनों के अक्रॉस क्या है? सेम। अब देखो क्या होगा जब ये तीनों का हाथ इस तरीके से एक जगह पे जाके मिला यहां पर, अब करंट यहां पर आ रहा है तो वो कंफ्यूज हो जा रहा है कहां पर जाऊं और कहां पर कितना जाऊं। मान लिया जाए यहां पर 2.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो डिसाइड करेगा, वो देखेगा जहां पर रेजिस्टेंस जो है ज्यादा है वहां से क्या होगा? कम करंट जाएगा। जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां से क्या होगा? ज्यादा करंट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इस तरीके से करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो यहां पर I1 गया, यहां पर I2 गया और यहां पर क्या गया? I3। तो ओवरऑल जो टोटल करंट है I, वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? अब फॉर्मूला जो ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू क्या होता था? R इंटू आई। तो इससे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, इधर पे अभिनव ध्यान देना यहां पर। अब जो I है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं V अपॉन RP। RP मतलब टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इन सबको कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया है? RP। ठीक है, और V कौन सा वोल्टेज है? ये वाला वोल्टेज जो हमने यहां पर सोर्स पे लगा के रखा हुआ है। तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू I1। I1 का मतलब क्या हो गया? पहले वाले रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट। तो वो करंट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? यही फॉर्मूले से, V अपॉन R1। अब यहां पर V सेम है, वोल्टेज सेम है, समझ में आया कि नहीं? सेम वोल्टेज लगा है, R1 अलग हो गया। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? V अपॉन R2। तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? V अपॉन R3। अब तीनों से V कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, जब आपके रेजिस्टेंस कैसे कनेक्शन में होते हैं? पैरेलल कनेक्शंस में होते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नोट डाउन कर लो इसको। हो गया? अब हो गया जिनका, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी करो। क्वेश्चन ये है कि अगर 10 ओम्स के रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं और उन्हीं तीनों को पैरेलल में लगाएं, तो दोनों कंडीशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? सीरीज में ज्यादा होगा। ओके, बाकी बच्चे ये समझ रहे कि नहीं? जल्दी नोट करो, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे एक बार। ओके, इसको हटा दूं मैं? चलो, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा उस चीज को हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं। मान लो इस तरीके से 10 ओम के रेजिस्टर को हमने सीरीज में लगा दिया और 10 ओम के रेजिस्टर को हमने पैरेलल में भी लगा दिया, ठीक है। तो 10 ओम्स है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ध्यान देना, पिछला वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा वही यूज होगा, 10 ओम्स, और इधर पे भी क्या आ गया? 10 ओम्स। तो यहां पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तीनों का एडिशन, मतलब कितना हो जाएगा? ये 30 ओम्स। यहां पर जो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जो जस्ट अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 10। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन 3 अपॉन 10 1 अपॉन R की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा? 10/3। तो लगभग कितना आएगा? 3.3 ओम्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3.3 ओम्स। क्या ये क्लियर हो गया?
समझ में आया सबको ये चीज? अब देखो, मान लो यहां पर मैं एक 10 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, ये 10 वोल्ट्स की मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां पर भी मैंने एक 10 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, इसमें कि उसमें? इस पे। क्यों इस पे ज्यादा फ्लो होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पर क्या है, कम है, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, यही होता है ना। तो अगर रेजिस्टेंस यहां पर कम होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप लोग जितने भी घर में अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं वो सारे के सारे अप्लायंसेस किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, क्योंकि अगर पैरेलल में है तो क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, कम, तो जो करंट का फ्लो है वो यहां पर क्या होगा, प्रॉपर होगा, ज्यादा होगा, ये बोल सकते। क्लियर? एक ये रीजन है। और क्या रीजन है, अगर मान लो कोई सा अप्लायंसेस यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया तो फिर इसके कारण बाकी अप्लायंसेस में करंट फ्लो होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पर अगर कोई अप्लायंसेस खराब हो गया तो करंट का इसके बाद का फ्लो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये सारे कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। चलो अब मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। एक सर्किट बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं और एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा रहा हूं, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा रहा हूं, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा रहा हूं, ये सारे कनेक्शंस बनाओ। हाँ, सारे रेजिस्टेंस को 1 ओम ले लो। अब मुझे सारे रेजिस्टेंस को 1 ओम ले लो। अब मुझे इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का मेजर चाहिए, वो बाद में निकालना, पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस का बताना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना आएगा? करंट बता रहे कि टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। एक सेकेंड, आई थिंक गलत बता रहे हैं। टू प्लस वन 5 कहाँ होता है? कर लिया सबने कैलकुलेशन? और किसी का है कुछ और आंसर? 3 आ रहा है। और किसी का कुछ और आंसर? 2 आ रहा है। 2। और किसी का कुछ और आंसर? श्रेया 2 ओम्स लिख रही है। ओके, चलो एक बार इधर ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें किस तरीके से सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए समझो। पहले ना हम ये वाले जो दो पैरेलल कनेक्शन है, ये दो पैरेलल कनेक्शन, इनको हटा के इनकी जगह इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है वो लगा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए 1/R, क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये लगेगा। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1, ऐसे ही होगा। तो 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 2। ये 1/R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो ये हटेगा और उसकी जगह इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो लगेगा, पहला वाला तो 1 ओम का है और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, 1/2 ओम्स। क्या ये समझ में आया सभी को? नहीं आया क्या समझ में ये? ठीक है, ये 1/2 ओम आया। उसी तरीके से इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम आएगा, कितना आएगा, 1/2 ओम्स। तो ये वाला भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1/2 ओम्स। और फिर यहां पर ये क्या कनेक्टेड हो गई, एक बैटरी। अब ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इन सब का एडिशन हो जाएगा, तो क्या आएगा सबका एडिशन, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब ओवरऑल ऐड करके कितना आ जाएगा, 2 ओम्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहां पर कितना आ जाएगा, 2 ओम्स का आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे निकाला? यस और नो, एक बार बताओ जल्दी। एक और क्वेश्चन देता हूं बना के देखा, तब मैं तुम लोगों की नोटबुक पे चेक करता हूं कितना समझ में आया।
जो मन कर रहा है वो बना दे रहा हूँ। ज्यादा टफ नहीं देता, एक मिनट रुक जाओ। अरे छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा डायग्राम बनता है, ठीक है। तुमको सीरीज और पैरेलल बस समझ में आना चाहिए। हाँ 2.5, सही है। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं है, देखो इधर। अब तुम लोग क्या है, ये सब चीजें इसका शेप देख के घबरा रहे हो, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसका प्रॉपर शेप अगर मैं चाहूं ऐसा बना सकता हूं, इस तरीके से। एक्चुअली ये उसी का इक्विवेलेंट फॉर्म है। यहाँ पर 1 ओम हो गया, ये कितना हो गया 4 ओम हो गया, ये कितना आ रहा है 2 ओम्स हो गया, ये कितना हो गया 1 ओम, और लास्ट वाला कितना है 2 ओम्स। तो ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके से मान लो, ये तो वायर है ना, ये जो लाइन कनेक्टेड है वो क्या है, वायर है। इस वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया और ये शेप में आ गया, समझ गए कि नहीं ये चीज। यहाँ पर ये वायर का कनेक्शन है तो उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेनली ये देखना है यहाँ पर करंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ वाली जो करंट है ये आपस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। मतलब ये वाला कनेक्शन किस में आ रहा है, सीरीज में। यहां पर भी जो करंट फ्लो हो रही है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, मतलब ये किस में आ रहा है, सीरीज में। तो ये सारे देखो मैंने सीरीज में लगा दिए। सीरीज में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सबको मिला के कितना बनेगा, 5 ओम्स का। क्या ये क्लियर हो गया। वैसे यहां पर भी इन दोनों को मिला के इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 5 ओम्स का। अब ये 5 ओम यहां पर, एक सेकेंड, अब ये 5 ओम ऊपर की तरफ और 5 ओम इधर की तरफ, दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में। तो 5 ओम यहां, 5 ओम यहां। तो अब इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन ले लो इन दोनों का। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा ये कितना आएगा 5/2, क्योंकि ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 2/5। रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ओके चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ एक बार। डायग्राम ये पिछला जो तुमने बनाया ना सेम डायग्राम है, बस उसकी वैल्यू ध्यान में रखो। पिछला जो डायग्राम बनाया सेम डायग्राम है, वैल्यूज ध्यान में रखना। फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 5 ओम, सेकंड वाले का है 10 ओम, थर्ड वाले का कितना है 30 ओम्स। तो ये आपको दिया हुआ है, ये है 5 ओम्स, ये है 10 ओम्स और ये है 30 ओम्स respectively, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। तो यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा ये आपको निकालना है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, ठीक है। एक सेकेंड, अब सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो। सबसे पहले तो, सबका ध्यान सामने है ना, हाँ, सबसे पहले तो 1 मिनट इधर बताना मुझे, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर मैं वोल्ट मीटर को इन दोनों जगह पे रखूंगा तो कितना वोल्ट दिखाएगा, 12 वोल्ट दिखाएगा। अब अगर मान लो इसको मैं यहां पर ले जा रहा हूं इस जगह पे, और ये वाले को हटा के इधर ले जा रहा हूं, अब कितना वोल्ट दिखाएगा, 12 वोल्ट दिखाएगा ना, क्योंकि ये सारा का सारा एक ही जगह पे है, यहां पर 12 वोल्ट। अब एक्स और वाई में रख दूंगा तो कितना वोल्ट दिखाएगा, एक्स और वाई में रख दूंगा तो कितना दिखाएगा 12 वोल्ट्स। अब अगर मान लो एल और एम पे रख दूंगा, अलग दिखाएगा कि उतना ही दिखाएगा, उतना ही दिखाएगा, कितना दिखाएगा 12 वोल्ट्स।
क्यों उतना ही दिखाएगा, समझ में नहीं आ रहा मना ही, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड पॉइंट्स है ना, ये अलग तो है नहीं। तो जो वोल्टेज यहां पर है, यहां और यहां पर भी सेम वोल्टेज आएगा जो इन दोनों जगह पे है। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? ये तो वायर है ना, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर 12 वोल्ट है, इसका मतलब ये R1 वाले रेजिस्टेंस पे कितना वोल्ट आ रहा है? 12 वोल्ट। क्या ये सारे बच्चे समझ पाएगी नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो R1 वाले रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है? 12 वोल्ट्स क्रिएट हो रहा है। 12 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहां पर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो V की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 12 वोल्ट्स। R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 ओम्स। और आपको क्या पूछ रहा है कि वहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या निकालना है? I निकालना है। तो I निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी हो गई? 12, R की वैल्यू कितनी हो गई? 5। डिवाइड कर दो उसको 5 से, कितने बार में जाएगा? 2.4 एम्पियर्स। तो इतना करंट वहां से फ्लो होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब ये बताओ यहां से कितना करंट फ्लो होगा R2 वाले से? इसको I1 नाम दे देता हूं ना। हाँ, R2 वाले से कितना करंट फ्लो होगा? तो उसका वोल्टेज भी सेम है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10 ओम्स। तो I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 10, मतलब कितना करंट फ्लो होगा? 1.2 एम्पियर्स। क्या ये समझ में आ गया? थर्ड वाले से कितना करंट फ्लो होगा? I3 थर्ड वाले से, तो थर्ड वाले का रेजिस्टेंस कितना है? 30 अपॉन, नहीं रेजिस्टेंस तो नीचे आएगा ना, 12 अपॉन 30, सॉरी। हाँ, वोल्टेज 12 वोल्ट्स अपॉन 30 ओम्स, तो कितना आ रहा है ये? 3 टेंजा और 3 फोरजा, तो कितना आ रहा है? 0.4 एम्पियर्स। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब 1 मिनट सारे बच्चे ना यहां पर मुझे एक एक करके बताओ, पहला वाला जो करंट फ्लो हो रहा है I1 कितना आया था बताओ जल्दी से? 2.4 एम्पियर्स। दूसरा वाला जो करंट आ रहा था I2 कितना आया? 1.2 एम्पियर। तीसरा वाला करंट I3 कितना आया? 0.4 एम्पियर। और ये तीनों करंट जो मिले हैं ये ओवरऑल ये वाले से मिले हैं ना, तो ये वाला करंट कितना होगा बताओ? इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन मतलब कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो ओवरऑल यहां से कितना करंट फ्लो होगा? 4 एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब यहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? यहां पर 4 एम्पियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस था, करंट इसमें सबसे ज्यादा था, कितना था? 2.4। अब मैंने रेजिस्टेंस डबल कर दिया, 10 ओम कर दिया, तो करंट क्या हो गया उसका? हाफ, 1.2 एम्पियर। अब यहां रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया, तो करंट का फ्लो क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना हो गया? 0.4। मतलब जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर करंट क्या है? कम फ्लो हो रहा है। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बताओ? टोटल करंट इन द सर्किट, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना है? 4 एम्पियर्स। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ये बताओ कैसे निकालोगे? इसको निकालने के दो तरीके। पहला तरीका क्या? इन तीनों का क्या निकाल लो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे? 1/r इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/30, सॉरी 1/5 है ना पहला वाला, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 30 आएगा ना। 5 से 6 जा, 10 से 3 जा, और 30 से तो 1 जा, तो कितना हो जाएगा ये? 10/30। 10/30 आ जाएगा ना, 1/r। रेसिप्रोकल करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/10। 30/10 मतलब कितना आ गया यहाँ पर? 3 ओम्स। ये पहला तरीका। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है? ये वोल्टेज आपको गिवन है, कितने वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट। ओवरऑल करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर्स। तो R इज इक्वल्स टू, ऐसे भी निकाल लो, V अपॉन I। तो 12/4 मतलब कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर्स। समझ में आया सबको ये चीज? सॉरी 3 ओम्स, यस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट आज हमने डिस्कस किया ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जिसको हम और करेंगे कुछ आगे आने वाली क्लासेस में। और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसके बाद सिलेबस एज सच देखा जाए तो
पावर कैलकुलेशन वगैरह देखने वाले, डिस्कस करने वाले। और कल मैं क्लास रखूंगा, कल की क्लास में हम फर्स्ट फेज तो खत्म कर देंगे इसका और फिर क्वेश्चंस रखेंगे बस, ठीक है। तू कुछ पढ़ के आया, बना के आया क्वेश्चंस? कुछ नहीं बोला था आपने, बोला था मंडे को नोट बना के लाना। ले लेना, यहाँ पर होगी। तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, अभिनव और शौर्य? हाँ रुक जा, मैथ्स के लिए मैथ्स बनाओ ना।